इस्लामाबाद के एक मशहूर गांव में नज़र हुसैन के पास एक कीमती और कदीम सोने की देग थी। ये देग उसे अपनी ज़मीनों में हल चलाते हुए मिली थी। नज़र हुसैन ने वो देग चुपके से अपने घर के सहन में दफन कर दी, ये सोचते हुए कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, कल को जब ये जवान हो जाएंगे तब ये बेपनाह दौलत इनके काम आएगी। 40 साल बाद नज़र हुसैन के बेटों के कार्टन फैक्ट्री में आग लग गई तो इनका करोड़ों का नुकसान हुआ। अब ये वक्त था कि नज़र हुसैन अपने बच्चों की मदद करता। लिहाजा जब इसने अपने बेटों को हद से ज़्यादा परेशान देखा तो इनको तसल्ली दी और कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा बाप मुश्किल की इस घड़ी में तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। सैन की खुदाई की गई और जब इसने सोने की देग निकाली तो तीनों बेटे हैरान हुए, चूँकि ये एक नायाब किस्म की देग थी, लिहाजा इसकी कीमत 10 करोड़ तय पाई। नज़र हुसैन ने वो पैसे तीनों बेटों में बराबर तकसीम किए। बेटे बहुत खुश हुए क्योंकि अपने बाप की वजह से इनको दोबारा जीने का सहारा मिल चुका था। मगर कुछ अरसे बाद अपनी बीवियों के कहने पर उन्होंने जब बाप को घर से निकाल दिया, क्योंकि वो समझते थे कि इनका ब्याह इनके लिए अब नकारा हो चुका है। चंद दिन बाद कुछ पुलिस वाले इनके घर आए और घर के सहन की दोबारा खुदाई शुरू की तो तीनों बेटे हैरान हो गए, क्योंकि खुदाई के दौरान नज़र हुसैन अपने भाइयों में सबसे छोटा था। जब नज़र हुसैन के बाप के आखिरी वक्त करीब था तब इसने अपने तमाम बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अपनी ज़िंदगी में मैं तुम्हारी जायदाद का बंटवारा ना कर सका। ये सोचते हुए कि तुम भाइयों में बहुत इत्तेफाक पाया जाता है, मगर इस आखिरी वक्त में मैं तुमको एक वसीयत करता हूँ कि जायदाद की तकसीम में किसी के साथ ज्यादती मत करना। खासकर मेरे सबसे छोटे और प्यारे बेटे नज़र हुसैन का बहुत ख्याल रखना। बेटों ने अपने बाप से वादा किया कि आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, हम नज़र का बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन बाप की वफ़ात के कुछ दिन बाद ही वो अपनी असलियत पर उतर आए। जायदाद की तकसीम की गई तो नज़र के साथ बहुत ज़्यादती की गई। घर का वो हिस्सा दिया गया जो बहुत खस्ता हाल था। इसके अलावा ज़मीन की जब तकसीम की गई तो नज़र के हिस्से में ऐसी ज़मीन आई जो कि बहुत नामवार थी और पैदावार के लिहाज से बहुत बंजर थी। इसने अपने भाइयों से दरख्वास्त की कि खुदारा ऐसा मत करो, मैं तुम सबका छोटा भाई हूँ। बाबा के आखिरी वक्त में मेरे लिए वसीयत थी, तुम इतने जल्दी बाबा की ये वसीयत भूल गए। जिस पर इसके भाइयों ने नज़र से यही कहा कि जब हम तुझे देखते हैं तो हमें अपनी माँ याद आ जाती है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने हमारी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। तीनों बेटों के होते हुए हमारे बाप ने तेरी माँ से शादी की और तू मनहूस पैदा हुआ। हमारा इरादा तो ये था कि हम तुम्हें जान से मार डालेंगे, लेकिन हम ऐसा ना कर सके। मगर अब जायदाद की तकसीम पर हम वैसा ही करेंगे जैसा कि हमारा दिल चाहेगा। तुम चाह कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाइयों की ये बात सुनकर नज़र खामोश हो गया और इस गैर मनसफाना तकसीम पर सब्र कर लिया। नज़र की माँ एक लावारिस औरत थी जिसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था और वो गांव के रईस की मुलाजमा से इनके घर में काम करती थी। रईस की इसकी बुरी नज़र रखता था और तंग करता था। नज़र के बाप ने इससे शादी की और इसे अपने घर की इज्जत बनाई। इस दिन से लेकर आज तक बेटों ने कसम खाई कि वो इस औरत को अपनी माँ समझेंगे और ना ही औलाद से किसी किस्म का तलक रखेंगे। बाप की ज़िंदगी में तो वो नज़र का कुछ ना बिगाड़ पाए, मगर बाप की वफ़ात के बाद उन्होंने नज़र हुसैन से हर किस्म की ज़्यादती शुरू कर दी। ये ज़मीन जो नज़र को दी गई ये काश्त के काबिल बिल्कुल भी नहीं था। ना इन नहर का पानी इसे पूरी तरह सैराब कर सकता था, क्योंकि ये नामवार किस्म की ज़मीन थी और इसके अलावा काफ़ी हद तक बंजर भी थी। नज़र परेशानी के आलम में अपने घर आया और बीवी से कहा कि दिल तो यही करता है कि तुम्हें साथ लेकर यहाँ से चला जाऊँ, हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ दूं, मगर फिर सोचता हूँ कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्योंकि मेरा और कोई ठिकाना भी तो नहीं और ये मासूम बच्चे वैसे ही रुल जाएंगे। इस गांव में मेरा भाई मेरा जीना हराम कर देंगे और ज़मीन का टुकड़ा जो जायदाद में मुझे मिला है बिल्कुल नकारा है। दिल करता है कि ये वापस कर दूं, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं। नज़र की बीवी ने इसे तसल्ली दी कि हिम्मत से काम लो, क्योंकि इन हालात में तुम्हें अपनी बीवी और बच्चों का सहारा बनना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हम अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दिन रात एक करके मेहनत करेंगे और इस नामवार ज़मीन को हमवार करने की कोशिश करेंगे ताकि नहर का पानी इसे सराब कर सके। मियाँ बीवी ने अपने बच्चों की खातिर ज़मीन को हमवार करने की ठान ली। वो सुबह सवेरे अपने बच्चों को अपने साथ लेकर ज़मीन की तरफ रवाना होते और इसकी खुदाई शुरू करते। ना हमवार हिस्से को हमवार करने की कोशिश करते, लेकिन ये काम इनके बस का नहीं था। नज़र ये बात अच्छी तरह जानता था कि बगैर बैल के ये मुमकिन नहीं।
मगर मसला ये था कि इनके पास बैल और हल नहीं थे। आला नस्ल के बैल और हल इनके भाइयों के पास थे, लेकिन वो अपने भाई को देने वाले नहीं थे। नज़र का एक बचपन का दोस्त करमदीन था जो इससे बहुत मोहब्बत करता था। नज़र ने अपने दोस्त के सामने ये परेशानी बयान की कि मुझे ज़मीन हमवार करने के लिए तुम्हारे बैल और हल की ज़रूरत है। करमदीन ने मुश्किल की इस घड़ी में अपने दोस्त नज़र हुसैन का साथ दिया और इससे कहा कि जितने दिन तुम्हें बैल की ज़रूरत है मुझसे ये ले लो, और इस मामले में तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है। नज़र ने अपने दोस्त से बैल लिए और हल लिए और अपने ज़मीन में हल चलाने लगा। अचानक बैल अपनी जगह से रुक गए, वो आगे नहीं चल सकते थे। हर हल किसी चीज़ से अटक चुका था जिसने बैलों को आगे जाने से रोक दिया। नज़र ने समझा कि शायद कोई बड़ा सा पत्थर ज़मीन में दफन है, लेकिन जब इसने देखा तो हैरान हो गया कि ये एक बहुत बड़ी देग थी जो सोने की थी। इसने अपनी बीवी को आवाज़ दी। बीवी भागती हुई आई और देखा तो दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। इन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। इनके भाइयों ने अपनी नकारा ज़मीन इन्हें दी थी, लेकिन इस नकारा ज़मीन ने नज़र हुसैन को माला माल कर दिया था। ये शाम का वक्त था और इन्हें इस बात की परेशानी लाहक होने लगी कि इस देग के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर गांव के किसी फर्द को भी इस बात का इल्म हो गया तो वो इनके भाइयों को बता देंगे, और नज़र के भाई तो पहले ही इस मौके की तलाश में होते हैं कि किसी तरह नज़र को नुकसान पहुंचाया जाए। शाम का अंधेरा छाने लगा और मियाँ बीवी दोनों खेत में बैठ गए। रात के अंधेरे में उन्होंने देग उठाई और फिर इस पर सफ़ेद कपड़ा डाल दिया और फिर इसको बैल पर लाद कर अपने घर आए। मियाँ बीवी ने रात की तारीकी में अपने घर के सैन में एक घड़ा खोदा और फिर इस देग को एक सफ़ेद कपड़े में ढांप कर दफन कर दिया, ये सोचते हुए कि ये एक बहुत बड़ा खजाना है। फिलहाल इतनी दौलत की इनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इनके बच्चे अभी छोटे हैं, जब बच्चे बड़े होंगे तो ये दौलत इनके ज़रूर काम आएगी। मियाँ बीवी दोनों मुतमिन थे कि इनके बच्चों का मुस्तकबिल तारीक नहीं बल्कि रोशन है, क्योंकि पहले तो वो अपने बच्चों की वजह से ही परेशान थे, न जाने इनका क्या होगा। नज़र हुसैन अपने सबसे छोटे बेटे को अपने लिए खुशकिस्मत समझता था, क्योंकि इसकी पैदाइश के महज 2 माह बाद ही एक अजीम खजाना इनके हाथ में आया था। इसलिए इसने अपने बेटे का नाम तब्दील किया और इसका नाम बख्त अली रख दिया। अपने वालिदैन की आंखों का तारा था। माँ बाप दोनों इससे बहुत मोहब्बत करते थे, जबकि जब वो बड़ा हुआ तो अपने दोनों बड़े भाइयों से ज़्यादा ज़हीन साबित हुआ। ऐसा महसूस होता था कि वो इनका बड़ा भाई है, छोटा होने के बावजूद पढ़ाई में इनकी मदद करता, जिंदगी की हर मोड़ पर इनको मुफीद मशवरे दिया करता। नज़र हुसैन और उसकी बीवी अपने बेटों के इत्फाक और प्यार को देखकर बहुत खुश होते, क्योंकि नज़र हुसैन ने तो बचपन ही से अपने भाइयों की नफ़रत ही देखी थी, जबकि वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा भी था। नज़र हुसैन के बेटे पढ़ाई में तो इतने आगे ना आ सके, लेकिन वो खुश बख्त इनके बेटे एक कारोबारी जहन रखते थे। स्कूल से वापसी पर तीनों ने एक छोटी सी दुकान बना ली। अगर एक को एक दिन का 100 रुपया भी मुनाफा होता तो बहुत खुश होते। जैसे जैसे वो बड़े होते गए इनके कारोबार का दायरा वसी होता गया और इनकी सख्त मेहनत, जदोजहद और इत्फाक की वजह से एक दिन ऐसा भी आया जब वो एक कार्टन फैक्ट्री के मालिक बन गए। कभी कभी नज़र हुसैन को ऐसा महसूस होता था कि इसे सारी ज़िंदगी अपने सहन में दफन देग को निकालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि इनके घर में अब दौलत की फरावानी थी और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। नज़र हुसैन ने अपने तीनों बेटों की बड़े बड़े घरानों में शादी की, मगर बदकिस्मती से शादी के बाद ही इनके रवैयों में तब्दीली आना शुरू हो गई और नज़र हुसैन ने अपने बेटों के रवैयों में तब्दीली को महसूस किया और वो अपने बेटों की वजह से काफ़ी परेशान होने लगा। और इस पर गम के पहाड़ तब टूटे जब इसकी महबूब बीवी इसे छोड़कर चली गई। बीवी के अचानक इंतकाल पर नज़र हुसैन अंदर से टूट चुका था। इसे सहारे की ज़रूरत थी, मगर बेटों के रवैये में तब्दीली ना आ सकी। वो अपनी बीवियों के कहने पर अपने बाप को भला-वजह डांटते थे, हत्ता कि इस बात का ताना देने लगे कि आपके तमाम दोस्त इस दुनिया से कोच कर गए हैं, मगर अभी तक आप हमारे सर पर सवार हैं। बेटों ने इस किस्म का रवैया नज़र हुसैन के लिए काफ़ी तकलीफदा था, मगर इन तमाम बातों के बावजूद वो अब भी अपने बेटों की हदायत के लिए दुआ करता था। वो जानता था कि इनके बेटे बहक चुके हैं, वो गलत रास्ते पर हैं। अगर अपनी बीवियों के कहने पर वो यूं ही अपने बाप की तजलील करते रहे तो एक न एक दिन ज़रूर बर्बाद हो जाएंगे। एक बार तो तीनों बेटों ने बीवियों के कहने पर बाप को घर से चले जाने का भी कह दिया। इस पर नज़र हुसैन ने अपने बेटों से कहा कि मेरे बेटों, मेरा साथ ऐसा मत करो वरना तुम पछताओगे। एक बहुत बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि इस खजाने के बारे में सिर्फ मुझे ही इल्म है। बेटों ने अपने बाप से पूछा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं।
جس پر نذر حسین نے کہا کہ میں نے سونے کا بہت بڑا ذخیرہ زمین کے اندر دفن کیا ہوا ہے، لیکن اس جگہ کے بارے میں صرف میں ہی جانتا ہوں۔ اگر تم لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو یہ راز موری موت کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ اس پر انہوں نے باپ سے کہا کہ بتائیں وہ جگہ کون سی ہے، لیکن باپ نے یہی کہا کہ ابھی تمہارے حالات بہت اچھے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، لہٰذا میں یہ راز تم لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ ہاں البتہ اگر یہ جاننے کے باوجود تو مجھے گھر سے نکلنا چاہتے ہو تو بے شک نکال دو، میں اپنے دوست کے گھر رہ لوں گا۔ بیٹوں نے باہم مشورہ کیا کہ باپ کے چلے جانے پر شاید بہت بڑا خزانہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے، لہٰذا اب باپ کا اس گھر میں ٹھہرنا ہی بہتر ہے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو بھی سمجھایا تو بیویوں نے بھی ضد چھوڑ دی اور نذر حسین کو گھر میں رہنے دیا۔ دونوں دوست جب بھی اکٹھے ہوتے تو بہت روتے تھے۔ وہ اپنے بچپن کے ان سنہری دنوں کو یاد کرتے جب وہ دولت مند تو نہیں تھے، کچے سے مکان تھے، لیکن وہ بہت خوش تھے کیونکہ اولاد کی طرف سے انہیں کسی قسم کی اذیت نہیں مل رہی تھی۔ آج کرم دین بہت رو رہا تھا۔ نذر حسین اسے بار بار چپ کرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے دوست، میں تو اس لیے تمہارے پاس آیا تھا کہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں، لیکن تم تو خود اپنے دل میں بوجھ لیے بیٹھے ہو۔ میرے سامنے کبھی تم اتنا نہیں روئے، کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ کرم دین نے اپنے دوست کو بتایا کہ بعض دفعہ جو انسان آپ کو ظاہری طور پر بہت خوش نظر آتا ہے، کبھی کبھی وہ اندر سے بالکل خوش نہیں ہوتا۔ اگر تم اپنے بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہو تو میں بھی اپنی بہو کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں رات تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ صحن میں بہو کسی اجنبی مرد کے ساتھ موجود تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میں بہو کو ایسا بالکل نہیں سمجھتا تھا، لیکن وہ تو میرے بیٹے کو دھوکہ دے رہی تھی، میرے بیٹے سے پیار محبت کے بڑے بڑے دعوت کرتی تھی۔ آج اس کی اصلیت کا پتہ چلا۔ اس نوجوان نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا، جبکہ بہو سر جھکائے جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا بیٹا اس وقت سو رہا تھا، میں نے اسے نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، لیکن دل میں اس بات کا تہیہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی میں اس کی بیوی کی حقیقت اس کو ضرور بتاؤں گا۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میری بات بڑے غور سے سننا، آج جو بات میں تجھے بتانے والا ہوں شاید یہ سن کر تمہیں اپنے باپ پر یقین نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمہاری بیوی تجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نے رات کو تمہاری بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ میری بہو کہیں یہ بات سن رہی تھی، یہ سنتے ہی اس نے ڈرامہ شروع کر دیا، اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگی اور اپنے بال نوچنے لگی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگی کہ ابا نے مجھ پر کتنا گھنونا الزام لگایا ہے۔ میں تو اسے اپنے باپ سے بھی زیادہ درجہ دیتی تھی، اس کی بہت عزت کرتی تھی، لیکن اس نے تو مجھے بدنام کرنے کی پوری کوشش کی۔ میرے بیٹے نے جب اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی بات کا یقین کر لیا اور مجھے جھوٹا سمجھا۔ زندگی میں پہلی بار میرے بیٹے نے مجھ سے بدتمیزی کی، اونچی آواز میں مجھ سے بات کی اور کہا کہ عمر کے اس حصے میں بھی آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اب پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ اس رات کے بعد باقی راتوں کو بھی میں نے بہو کو اس شخص کے ساتھ دیکھ لیا، لیکن کچھ کہنے سے ڈرتا ہوں کہ بیٹا مجھے اپنے گھر سے نکال ہی نہ دے، لیکن مجھے بہو پر بہت غصہ ہے، وہ میرے بیٹے کو دھوکہ دے رہی ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میرا بیٹا تو اس کا بہت خیال رکھنے والا ہے، پیار محبت کرنے والا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے اور مجھے مسلسل پریشان کر رہی ہے۔ نظر اس نے اپنے دوست کو گلے سے لگایا اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دوست، اللہ سب بہتر کرے گا، ایک نہ ایک دن اس عورت کی اصلیت اس کے شوہر کے سامنے ضرور آئے گی، اور تب تمہارے بیٹے کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کا باپ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ مصیبت کی اس گھڑی میں تم بھی ویسے ہی صبر کر لو جس طرح میں نے صبر کیا۔ تمہاری تو بہو تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، حالانکہ وہ تمہارا خون نہیں، لیکن افسوس کہ مجھے وہ بیٹے گھر سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں جن کو میں نے اتنی محنت سے پالا۔ اب تو وہ یہ حقیقت بھی جانتے ہیں کہ ان کی ماں کے جانے کے بعد میں کتنا اکیلا ہو چکا ہوں، اور تنہائی مجھے جب حد سے زیادہ پریشان کرتی ہے تو تمہارے پاس چلا آتا ہوں، کیونکہ میرے بیٹوں کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ایک دن فیکٹری کے کسی ملازم کی غلطی کی وجہ سے کاٹن فیکٹری کو آگ لگ گئی۔ فیکٹری کے اندر جتنی کپاس موجود تھی ساری جل کر گئی اور اس کے علاوہ مشینری بھی جل گئی۔ کئی مزدور جھلس کر مر گئے اور اس کے علاوہ کافی تعداد میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ یہ لمحہ نذر حسین کے بیٹوں کے لیے کسی قیامت کی گھڑی سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ چند لمحوں میں ہی برباد ہو چکے تھے۔ جب اس نے اپنے بیٹوں کو حد سے زیادہ پریشان دیکھا تو اس نے کہا، میرے بیٹے تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک قیمتی زیورات موجود ہیں جن کو میں نے زمین کے اندر دفن کیا ہوا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خزانہ میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔
जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, लेकिन बदले में मेरी एक शर्त है। बेटों ने शर्त पूछी तो नज़र हुसैन ने यही कहा कि मुझे अपने आप से जुदा मत करना। मैं तो तुम लोगों को अपने वजूद का हिस्सा समझता हूँ और तुम्हारी जुदाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं तुम पर हैरान हूँ कि तुम अपनी बीवियों के कहने पर किस तरह बदल चुके हो और अपने बाप को भूल चुके हो, जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। इस वक्त तो बेटों ने अपने बाप से माफ़ी मांगी और कहा कि हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं, मगर आपको कभी भी अपने आप से जुदा नहीं करेंगे। बस आप जल्दी से बताएं कि वो खजाना कहाँ है जिसको आपने कहीं छुपाया हुआ है। बाप ने एक औजार लिया और घर के अंदर ही एक जगह पर खुदाई शुरू कर दी। तीनों बेटे एक दूसरे को देखने लगे। वो हैरान थे कि जिसको वो झूठ समझ रहे थे, शायद यही समझ रहे थे कि इनका बाप सिर्फ इनके साथ रहने के लिए जो झूठ बोल रहा है कि मेरे पास एक खजाना है ताकि वो घर से न निकाले, मगर ये तो एक हकीकत है। गड्ढा खोदने के बाद जब एक बहुत बड़ी देग सैन से बरामद हुई तो तीनों बेटे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि ये बहुत कीमती देग थी जो कि मुकम्मल तौर पर सोने से बनी हुई थी। इस देग की कीमत 10 करोड़ रुपए तय हुई और नज़र हुसैन की ख्वाहिश पर 10 करोड़ तीनों बेटों ने आपस में तकसीम कर लिए। उन्होंने मिलकर एक नया कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते वो कारोबार अपने पैरों पर खड़े होने लगे। इनका बाप काफ़ी खुश था कि इनके बेटे दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, वो भी इनके साथ रहेगा। लेकिन ये एक ऐसा झूठ था जो बेटों ने इससे कहा। चंद माह बाद बेटे इसके पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, अगर आपने कहीं और जगह कोई कीमती खजाना दफन किया हुआ है तो हमें बता दें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हम नहीं चाहते कि आपके अचानक गुजर जाने पर हम इस खजाने से महरूम हो जाएं। नज़र हुसैन ने अपने बेटों से कहा कि बेटों, मेरे पास इसके अलावा तो कुछ भी मौजूद नहीं। बेटों ने काफ़ी इसरार किया कि शायद इनका बाप अभी भी इनसे झूठ बोल रहा हो, लेकिन जब इनको इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया कि इनके बाप के पास अब कुछ भी नहीं, इनके लिए मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है, तो अपनी असलियत पर उतर आए। इस बार उन्होंने बाप को धक्के देकर घर से निकाल दिया। ये रात का वक्त था जब नज़र हुसैन रोता हुआ करमदीन के दरवाजे पर आया। करमदीन ने अपने दोस्त को गले लगाया और इसे तसल्ली दी और कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे बस में नहीं, लेकिन अगर मेरे बस में होता तो तुम्हारे बेटों को ऐसी सज़ा देता कि वो ज़िंदगी भर फरामोश न कर पाते। ये आधी रात का वक्त था जब करमदीन ने अपनी बहू को 8वीं बार अजनबी के साथ देख लिया था। करमदीन ने अपनी दोस्त को नींद से बेदार किया और कहा, ये देखो मेरी बहू के कारनामे। नज़र हुसैन ने बड़ी ही महारत से इस नौजवान को पकड़ लिया और फिर उसे देखकर करमदीन ने कहा कि अपने इस गैरतमंद बेटे को नींद से बेदार करो जिसको तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं। करमदीन का बेटा नींद से बेदार हुआ और अपनी आंखों से देख लिया कि इसकी बीवी एक अजनबी नौजवान के साथ रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी है। करमदीन ने बेटे ने अपने बीवी को उधर ही तलाक दे दी और फिर जेब से पिस्टल निकालकर इस नौजवान को जान से मार दिया। ये एक ऐसा मामला था जिसने नज़र हुसैन और करमदीन दोनों को परेशान कर दिया, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इनका बेटा नौजवान को जान से ही मार डालेगा। बेटा कत्ल करके इस खौफ से कांपने लगा कि इसे फांसी की सज़ा हो जाएगी। करमदीन ने अपने बेटे को तसल्ली दी और कहा कि जो गलती तुझसे हो गई सो हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया है। ये होश से काम लेने का वक्त है और तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने लाश को एक बोरी में बंद किया और फिर नज़र हुसैन से कहा कि तुम इधर घर में ठहरो। बाप बेटा लाश को उठाए वहां से रवाना हुए। तकरीबन 1 घंटे बाद वो वापस आए तो नज़र हुसैन ने परेशानी के आलम में इनसे पूछा कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाया, जिस पर करमदीन ने कहा, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अलबत्ता ये ज़रूर बताऊंगा कि लाश को इधर ही ठिकाने लगाया है जहाँ इसको होना चाहिए। नज़र हुसैन ने इनकी ये बात सुनकर हैरान हुआ और मुझे ये बात आखिर क्यों छुपा रहे हैं। चंद दिन बाद पुलिस नज़र हुसैन के घर में दाखिल हुई और एक मखसूस जगह की खुदाई करने शुरू की। नज़र हुसैन के तीनों बेटे पुलिस की इस हरकत से हैरान हुए और इन्हें मज़ीद खुदाई करने से मना किया और यही समझ रहे थे कि इनके बाप ने इनसे झूठ बोला। खजाना अभी भी कहीं छुपा है जो कि पुलिस निकाल लेकर जाएगी। लेकिन जब घड़ा खोदा गया तो तीनों की टांगें कांपने लगीं, क्योंकि घड़े में एक बंद बोरी में लाश बरामद हुई। ये इसी नौजवान की लाश थी जो करमदीन की बहू से मिलने आता था और जो करमदीन के बेटे के हाथों कत्ल हुआ था। करमदीन ने अपने दोस्त का बदला बड़े ही अजीब अंदाज से लिया। तीनों बेटों को पुलिस पकड़ कर ले गई और कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। तीनों जेल के अंदर हर वक्त एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। जेल की इंतज़ामिया और बाकी कैदी इनसे तंग हैं। तीनों एक दूसरे से यही पूछते हैं कि इस नौजवान को किसने मारा था और अपने घर में क्यों दफनाया, मगर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं।
کیونکہ یہ کام تو تینوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ مگر بدقسمت بیٹے اب بھی اس حقیقت سے آگاہ نہ ہوئے کہ اپنے باپ سے بدسلوکی کی وجہ سے یہ مصیبت ان پر آئی ہے کہ جب ان کے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں۔